हेलो एवरीवन, हुसैनी एकेडमी वेलकम्स यू वंस अगेन। मैं आज आपके सामने द स्टडी ऑफ पोइट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। मैथ्यू अर्नाल्ड का एक क्रिटिकल एस्से है। अगर आप इसको अटेंशन देते हैं 3 से 4 मिनट में आपको कई ऐसे टर्म और कई ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, कोरोना वायरस की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और सुरक्षित रहें। इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको अटेंशन देना है, आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है। तो द स्टडी ऑफ पोइट्री जो मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखी है, ये अगर आप देखें तो 1880 में लिखी ये क्रिटिकल एस्से है जिसमें इन्होंने पोइट्री को एक क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहा। यानी मैथ्यू अर्नाल्ड ने जो डिफ़ाइन किया है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ का है। उसके अलावा जब आप देखेंगे तो इस पूरे वर्क में 3 से 4 टर्म ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पर्सनल एस्टीमेट, हिस्टोरिक एस्टीमेट, यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। पर्सनल एस्टीमेट है, हिस्टोरिक एस्टीमेट है, रियल एस्टीमेट है और टच स्टोन मेथड है। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें पर्सनल एस्टीमेट, हिस्टोरिक एस्टीमेट, रियल एस्टीमेट, टच स्टोन मेथड, इसी को आप समझ जाइए, पूरा टेक्स्ट आप समझ गए कि द स्टडी ऑफ पोइट्री में मैथ्यू अर्नाल्ड कहना क्या चाहते हैं। देखिए, पर्सनल एस्टीमेट का मतलब यहाँ पर ये है, ये कहते हैं जब हम किसी टेक्स्ट को पर्सनल एस्टीमेट से पढ़ते हैं तो हमारी जो सब्जेक्टिविटी है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट हमने लिया, उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने अनुसार और अपनी सोसाइटी, अपने कल्चर, अपने बैकग्राउंड और अपने सेटिंग के अनुसार समझने की कोशिश की, तो ये एक पर्सनल एस्टीमेट होता है जो कि एक रियल एस्टीमेट नहीं होगा। एक पोइट्री का रियल एस्टीमेट पर्सनल एस्टीमेट नहीं होता। 3 ही टाइप हैं, 3 ही एस्टीमेट हैं जिसको हम आमतौर पे अप्लाई करते हैं। तो मैथ्यू अर्नाल्ड के मुताबिक पर्सनल एस्टीमेट जो है वो एक रियल एस्टीमेट नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्टिविटीज़ में डोमिनेट कर जाती है। ठीक है, जो आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने अनुसार, अपने शऊर और अपने कॉन्शियसनेस के लिहाज से आप अंडरस्टैंडिंग उसको करेंगे और कंप्रीहेंड करेंगे। ओके, दूसरा उन्होंने हिस्टोरिक एस्टीमेट, जिसमें कहा कि हिस्टोरिक एस्टीमेट जब हम किसी पोइट्री का करते हैं तो उसमें हिस्ट्री को ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं, तो लिहाजा ये भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से अफेक्टेड हो जाती है। तो एक एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन और एग्जैक्ट एस्टीमेट नहीं होता, एक रियल एस्टीमेट नहीं होता, ये इसमें हिस्ट्री डोमिनेट कर जाती है। तो पहले में पर्सनल एस्टीमेट जिसमें आपकी पर्सनालिटी और सब्जेक्टिविटी डोमिनेट कर रही है, और दूसरे में हिस्टोरिक एस्टीमेट जिसमें हिस्ट्री कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाती है। तो रियल एस्टीमेट कैसे होगा? किसी पोइट्री का, किसी टेक्स्ट का रियल एस्टीमेट करने के लिए मैथ्यू अर्नाल्ड ने टच स्टोन मेथड, जो कि यहाँ पर आप मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं टच स्टोन मेथड। ठीक है, तो टच स्टोन मेथड में वो कहते हैं कि रियल एस्टीमेट करने के लिए हमें जो ग्रेट पोएट्स हैं और जो ग्रेट मास्टर्स हैं, क्लासिकल जो क्लासिक्स हैं, जैसे होमर हैं, डांटे हैं, शेक्सपियर हैं और मिल्टन हैं, स्पेंसर हैं, ये लोग जो है क्लासिक्स हैं, ये लोग ग्रेट मास्टर हैं, और इनके वर्क से हम पैसेज को लेकर, इनके वर्क को आधार बनाकर, इनके वर्क को बुनियाद बनाकर, इनके वर्क को हम एक बेस बनाकर हम किसी पोइट्री को एनालाइज कर सकते हैं। तो यानी अगर आपको एक टेक्स्ट को रियल एस्टीमेट करना है कि क्या क्वालिटी है, क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड का वर्क है, तो इसको देखने के लिए हमें जो ग्रेट मास्टर्स हैं, होमर्स, डांटे, स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, इनके वर्क को लेना पड़ेगा और उससे कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। अगर उस क्वालिटी के अनुसार है तब तो वो एक हाई स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी का वर्क है। इसे ही मैथ्यू अर्नाल्ड ने टच स्टोन मेथड का है। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये मत भूलिएगा। पर्सनल एस्टीमेट, हिस्टोरिक एस्टीमेट, रियल एस्टीमेट और टच स्टोन मेथड, ये नहीं भूलेंगे। अब देखिए वो और आगे किस तरीके से वो एग्जाम्पलीफाई करते हैं। वो चौसर के बारे में कहते हैं कि चौसर जो है, अगर उनकी वर्क को हम रियल एस्टीमेट करते हैं और अप्लाई करते हैं तो
मैटर के लिहाज से भी, मैनर के लिहाज से भी, स्टाइल, क्वालिटी, फॉर्म में वो एक ग्रेट राइटर हैं, लेकिन उन्हें क्लासिक नहीं कहा जा सकता। क्लासिक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके यहाँ हाई सीरियसनेस की कमी है। तो देयर इज़ अ लैक ऑफ हाई सीरियसनेस। तो मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं यहाँ पर हाई सीरियसनेस की कमी है। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, कहते हैं कि जो चौसर की जो डिक्शन है वो लिक्विड डिक्शन है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है लिक्विड डिक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है, माइंड में रखिए। लिक्विड डिक्शन, ये पॉइंट ये अपने माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिक्विड डिक्शन कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हाई सीरियसनेस में कमी है, लैकनेस ऑफ हाई सीरियसनेस है। उसके बाद ये कहते हैं कि जो चौसर हैं वो एक को अच्छे राइटर हैं, ग्रेट राइटर हैं, लेकिन क्लासिक में नहीं रखे जा सकते। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो अपना व्यूज़ दिया है वो ड्राइडन पे दिया है, पोप को दिया है, पोप पे दिया है। कहते हैं कि ड्राइडन और पोप ये एक ग्रेट राइटर हैं, लेकिन क्लासिक्स में नहीं रखे जा सकते। ये प्रोस तो इनका, यानी मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार इनका प्रोस पोएट्री से ज़्यादा बेहतर है। ये बेसिकली इनका प्रोस ज़्यादा अप्रिशिएबल है पोएट्री से। हालांकि पोएट्री भी बहुत अच्छी लिखी है, सटायर बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो ये प्रोज राइटर हैं इनके अनुसार मैथ्यू अर्नाल्ड के अनुसार वो ज़्यादा प्रोज राइटर हैं देन पोएट्स के। ओके। और मैथ्यू अर्नाल्ड ने थॉमस ग्रे को क्लासिक के श्रेणियों में और उनके फेहरिस्त में रखा है। इनके अनुसार थॉमस ग्रे जो है वो एक क्लासिक राइटर हैं और क्लासिक पोएट हैं और एक ग्रेट पोएट्स की फेहरिस्त में आते हैं। ठीक है। इनको जो राइटर जिनको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे होमर को, दांते को, मिल्टन को, स्पेंसर्स को या थॉमस ग्रे को, इनको ये एक बेस की तरह मानते हैं, एक आधार की तरह मानते हैं जिससे हम देख सकते हैं कि कोई टेक्स्ट जब हम कंपैरिजन करेंगे और एक कंट्रास्टिव एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा किस लेवल का टेक्स्ट लिखा गया है, अगर हमें चेक करना हो। उसके बाद ये रॉबर्ट बर्न्स के बारे में कहते हैं कि चौसर की तरह ये अप्रिशिएबल तो हैं, लेकिन ये हाई सीरियसनेस इनके यहाँ नहीं है, यानी कॉमिक का एलिमेंट ज़्यादा है। तो जहाँ जहाँ इन्होंने कॉमिक का एलिमेंट देखा वहाँ पर इन्होंने कह दिया कि लैक ऑफ हाई सीरियसनेस है। ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने बैरन पर, शैली पर, वर्ड्सवर्थ पर इन्होंने इनके बारे में कहा है कि अगर हम इनको एनालाइज करते हैं, चूंकि हमारे पीरियड में, और ये रोमांटिक जो राइटर है, भाई मैथ्यू अर्नाल्ड विक्टोरियन पोएट है और ये जो पोएट है ये रोमांटिक पोएट है, तो बहुत ज़्यादा इसमें गैप नहीं है। और अगर गैप नहीं है और मैं इनको समझना चाहूँ और इनको इंटरप्रेट करूँ, इनको एग्जामिन करूँ, इनको एनालिसिस करूँ, तो जाहिर सी बात है ये एक पर्सनल एस्टीमेट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इस पूरे लेक्चर में आपको 3 से 4 पॉइंट जो याद रखना था, आप 1880 में 1880 में ये लिखा गया है, पर्सनल एस्टीमेट, हिस्टोरिक एस्टीमेट, रियल एस्टीमेट, और रियल एस्टीमेट कैसे इस्टेब्लिश किया जा सकता है, रियल एस्टीमेट कैसे हो सकता है, टच स्टोन मेथड के जरिए से। चौसर के डिक्शन को इन्होंने लिक्विड डिक्शन कहा है और चौसर के बारे में कहा है कि लैक ऑफ हाई सीरियसनेस उनकी पोइट्री में पाया जाता है, और उन रॉबर्ट बर्न्स के बारे में भी यही कहा है। और इन्होंने पोप और ड्राइडन को पोएट से ज़्यादा एक प्रोज राइटर की तरह अप्रिशिएट किया है। तो ये तमाम पॉइंट आप माइंड में रखेंगे। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ नए कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है कि आप इस दौर में, इस पैंडेमिक के दौर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। अप्लाई करते रहिए तमाम गाइडलाइंस को और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।